नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, लॉकडाउन की वजह से देश की जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिली करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में। दूसरा इशू कश्मीर से संबंधित है और तीसरा डेमोक्रेसी से संबंधित है। लास्ट में एथिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देश की इकोनॉमी से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी आने के बाद देश में लॉकडाउन लगा ताकि इस महामारी के स्प्रेड को रोका जा सके। उसी समय विभिन्न एक्सपर्ट्स ने कहा था, इकोनॉमिस्ट ने कहा था, लॉकडाउन जो लगा है देश में, इसका इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और वही हुआ जिसका डर था। लेकिन देखो, इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को पड़ेगा देश की इकोनॉमी पर, ये कम ही इकोनॉमिस्ट ने सोचा था। अभी डेटा सामने आ चुका है। करंट फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर है, अप्रैल, मई, जून, इस क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से, यानी 2019 के अप्रैल, मई और जून के आंकड़ों से, तो हमारे देश की जीडीपी में ऑलमोस्ट 23.9% की गिरावट देखने को मिली। क्वेश्चन ये उठता है कि जीडीपी में आखिरकार इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को क्यों मिली। आप सिंपल कंसेप्ट समझिए जीडीपी का। अगर आपको बोला जाए किसी देश की जीडीपी से आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये है एक स्पेसिफिक पीरियड में, जिसे आमतौर पर 1 साल लिया जाता है, 1 साल में उस देश के बॉर्डर्स के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मार्केट वैल्यू का सम। अब देखो, लॉकडाउन लगने के बाद हुआ क्या, लोगों ने सिर्फ जरूरी सामान खरीदा, खाने पीने का जो आवश्यक कमोडिटीज़ हैं सिर्फ वो खरीदी। डिस्क्रिशनरी सामान जो खरीदा जाता था कंज्यूमर्स के द्वारा, जैसे परफ्यूम है, ये सब चीज़ें कंज्यूमर्स ने खरीदनी बंद कर दी। अगर देखो कंज्यूमर्स ये सब चीज़ें नहीं खरीदेगा तो फैक्ट्रीज ये सब चीज़ें गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो फिर जीडीपी में ये सब चीज़ें ऐड नहीं होंगी और जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये पूरा कंसेप्ट है। अब कुछ आप डेटा देखिए। जो प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग है, प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग देश की जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, जैसा हमने डिस्कस किया, कंज्यूमर्स ने सामान खरीदना बंद कर दिया, तो ये प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया 26.7%। उसके बाद एक्सपोर्ट्स की बात करें, एक्सपोर्ट्स हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं ऑलमोस्ट 20%। लेकिन महामारी तो वैश्विक थी, मतलब महामारी सिर्फ इंडिया में नहीं आई ना, दूसरे देशों में भी आई, तो ग्लोबल डिमांड घटने की वजह से एक्सपोर्ट्स भी घट गया, कितना, ऑलमोस्ट 20%। उसके बाद बात करें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पे बहुत बुरा असर देखने को मिला लॉकडाउन की वजह से। ऑलमोस्ट 47% कम हो गई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। पिछली बार देखो, यानी पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में था 32%। इस साल इसी क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहा सिर्फ 22%। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, तो बिजनेसमैन अपना पैसा संभाल के रखना चाहते थे। वो चाहते थे फ्यूचर के लिए पैसा संभाल के रखा जाए। अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है एग्रीकल्चर को छोड़ के हर एक सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। माइनिंग एंड क्वायरिंग में गिरावट देखने को मिली 23.3%, मैन्युफैक्चरिंग में 39.3%, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरी यूटिलिटी सर्विसेज में 7% की गिरावट, कंस्ट्रक्शन में 50.3% की गिरावट, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इस सेक्टर में 47% की गिरावट, और फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, इस सेक्टर में 5.3% की गिरावट। सबसे लास्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, इस सेक्टर में 10.3% की गिरावट। तो एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दें तो हर एक सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब देखो धीरे धीरे उभर रहा है, बट फार्म्स को काफ़ी दिक्कत आ रही हैं, जैसे
लेबर जो गई थी लॉकडाउन लगने के बाद अपने अपने होम स्टेट्स में, जो माइग्रेंट वर्कर्स शहरों में आके काम करते थे, वो अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आए हैं। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता था कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया ताकि कम से कम लोगों के हाथों में पैसा आए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो और जीडीपी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इस महामारी से निपटने के लिए खर्चा ना करती तो शायद जीडीपी पर और भी ज़्यादा एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलता। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, बट प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करंट फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। मतलब जितना बजट में एस्टिमेट किया गया था उतना खर्चा तो इन्होंने कर ही दिया है। फिस्कल डेफिसिट का जितना एस्टिमेट लगाया गया था उतना ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट हो चुका है। बट इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रेवेन्यू उतना नहीं आएगा जितना बजट में एस्टिमेट लगाया गया था। तो आगे जो बचा हुआ फाइनेंशियल ईयर है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहता है कि हम फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने देते हैं, जितना बजट में एस्टिमेट लगाया गया था उससे ज़्यादा हम फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने देते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा खर्चा कर सकता है। अदरवाइज बचे हुए फाइनेंशियल ईयर में खर्चे का स्कोप नहीं है। एक अच्छी बात देखो ये है, अगस्त का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसके अनुसार अब सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। इस अगस्त के परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में ये सेल्स को बताता है, ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के इंडिया में कितनी सेल्स हुई है। तो अगस्त के आंकड़ों के अनुसार 5 महीनों में पहली बार ग्रोथ देखने को मिली। बट देखो चैलेंजेस ये हैं, कोविड-19 की जो कर्व है अभी भी फ्लैटन नहीं हो रही है। जॉब लॉस हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा था और इस महामारी के आने के बाद और भी जॉब्स का लॉस हुआ है। इनकम इरोड हुई है, यानी बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको कम सैलरीज मिली हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो रिकवरी है इकोनॉमी की वो प्रभावित होगी। और देखो एक और कंसर्न ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर का तो अभी प्रॉपर डेटा भी नहीं है, क्योंकि महामारी के समय में प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है। तो इनफॉर्मल सेक्टर पर कितना ज़्यादा असर हुआ होगा इस लॉकडाउन का, ये अभी पता लगना बाकी है। लेकिन इतना निश्चित है कि इनफॉर्मल सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ होगा इस लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद लास्ट में एग्रीकल्चर की बात की जाती है कि एग्रीकल्चर तो ब्राइट स्पॉट है, एकमात्र सेक्टर जिसमें ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट थी 3% और इस साल ग्रोथ रेट है 3.4%। और नेक्स्ट क्वार्टर में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि रेनफॉल अच्छी हुई है। इसके अलावा सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लिए हैं, जैसे 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं। एक एसेंशियल कमोडिटीज़ में अमेंडमेंट से संबंधित, दूसरा किसान अब एपीएमसी मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं, और सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित। इन ऑर्डिनेंसेस का इम्पैक्ट भी फार्मर्स के इनकम पर पड़ेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर ब्राइट स्पॉट रहेगा। तो उम्मीद यही की जाती है कि अब धीरे धीरे देश में सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तो अब क्विक रिकवरी देखने को मिले हमारी इकोनॉमी में, और जो जॉब लॉस हुआ है नई जॉब्स क्रिएट हों। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देश की इकोनॉमी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कश्मीर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। M.K. नारायणन ये हमारे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ये सिक्योरिटी से संबंधित ही आर्टिकल लिखते हैं। शुरुआत में ये बोलते हैं, जब देखो पिछले साल स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने से फ़ायदा होगा जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया से क्लोजली इंटीग्रेट होगा जम्मू एंड कश्मीर। टेररिस्ट संबंधित जो वायलेंस होता है उसमें कमी आएगी। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर की इंप्रूव होगी और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है स्पेशल स्टेटस को रिवोक किए हुए, बट ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने के लिए, ये आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हुए हैं।
फॉर एग्जाम्पल, आप टेररिज्म की बात कर लीजिए। क्या टेररिज्म संबंधित गतिविधियों में कमी आई है? इसका आंसर है नो। हाँ, इतना जरूर है, जो टॉप कमांडर्स हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के, उनको जरूर एलिमिनेट किया गया है पिछले 1 साल में। बट देखो, बात यही है कि टेररिस्ट को आप ख़त्म कर सकते हो, लेकिन टेररिज्म के आइडिया को आपको ख़त्म करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने होंगे। प्रॉब्लम्स सिर्फ टेररिस्ट की नहीं होती, टेररिस्ट तो और बंदूक उठा जाते हैं और जो युवा लोग हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं। जब तक ये आइडिया रहेगा तब तक युवा जो लोग हैं, कुछ युवा लोग, वो बंदूक उठाते रहेंगे। वैसे देखो, स्पेशल स्टेटस रिवोक करने के बाद बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन किया गया था। ऑलमोस्ट सभी को छोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अभी भी डिटेन करके रखा गया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, और कुछ लीडर्स जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इन पर रोक लगी है कि ये ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं जस्टिस मदन लोकूर, इन्होंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा था। इन्होंने कहा था, हाउस अरेस्ट की एक फॉर्म भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक बहुत ही ग्रेव एग्जाम्पल है, सीरियस एग्जाम्पल है। इंटरनेट अभी भी कश्मीर में बहुत ही स्लो स्पीड पर चलता है। हालांकि सरकार ने कहा 15 अगस्त को कि हम ट्रायल बेसिस पे कश्मीर के 2 जिलों में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर कर रहे हैं। बट देखो, क्वेश्चन यही उठता है, इंटरनेट की स्पीड ना होने की वजह से ऑलमोस्ट समाज के हर एक सेक्शन को नुकसान हुआ है। तो क्या कुछ टेररिस्ट की वजह से कश्मीर के सभी लोगों को ये यातना दी जा सकती है कि इंटरनेट ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेगा? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन हमारी जुडिशरी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन प्रॉपर एक्शन जुडिशरी के द्वारा नहीं लिया गया। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, इवन जम्मू रीजन के भी अपने ही कंसर्न्स हैं। जम्मू रीजन के जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि आउटसाइडर जम्मू में आके बसे बहुत सारे, लेकिन नए जो रूल्स आए हैं डोमिसाइल से संबंधित, उनके अकॉर्डिंग अब बहुत से लोगों को जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल मिल गया है और फ्यूचर में और भी लोगों को मिलेगा। तो खतरा ये है, कश्मीर की और जम्मू की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो सकती है। इसको लेके वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने कंसर्न्स जताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देखो, जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉब्लम है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। 1950s में, 1960s में विभिन्न लीडर्स के द्वारा यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच दी जाती थी, उन स्पीच को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉब्लम है कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे देश में आज़ादी के बाद जितनी सरकारें आईं, सबने अपने अपने हिसाब से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास किया, लेकिन वो सरकारें पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। अगर देखो सफल होती तो कश्मीर समस्या अभी तक एक्सटेंड ही नहीं होती, कब तक सोल्व हो चुकी होती। लेकिन प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को लगता है कि स्पेशल स्टेटस के रिवोक होने से जो समस्या है कश्मीर की वो सोल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले के जो लीडर्स थे उनमें इमेजिनेशन का अभाव था, लेकिन पहले के जो लीडर्स थे वो इमीडिएट डिविडेंड के बारे में नहीं सोचते थे, वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते थे। लेकिन प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो इमीडिएट फायदे के बारे में सोच रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा या फिर नुकसान क्या होगा उसके बारे में प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। काफ़ी बार देखो, कुछ लोग नॉर्दर्न आयरलैंड से भी कश्मीर को कंपेयर करते हैं। ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये यूके के पास है। देखो, आयरलैंड का पार्टीशन हो गया था 1920 के आसपास, रिलीजन के आधार पर यह पार्टीशन हुआ था। नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स रहा करते थे और यूके में भी प्रोटेस्टेंट्स रहा करते थे, जबकि ये आयरलैंड का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे कैथोलिक्स रहते थे और रहते हैं। तो रिलीजन के आधार पर ये ऊपर का जो हिस्सा था ये अलग हो गया था आयरलैंड से, मतलब पार्टीशन हो गया था। नीचे वाला हिस्सा अलग से देश बन गया और ऊपर वाला हिस्सा आज भी यूके के अंदर आता है। मेनली ये जो डिवीज़न था वो धर्म के आधार पर था। काफ़ी बार इसको कंपेयर किया जाता है कश्मीर से, लेकिन एम के नारायणन कहते हैं कश्मीर का इशू अलग है, क्योंकि कश्मीर के पास 2 हॉस्टाइल नेबर्स हैं, एक पाकिस्तान एक चाइना। हुआ क्या था, जब पार्टीशन हो गया था आयरलैंड का,
तो नॉर्दर्न आयरलैंड में इंसर्जेंसी इमर्ज होकर आई थी। कुछ लोग ऐसे थे नॉर्दर्न आयरलैंड में जो चाहते थे कि ये पार्टीशन रद्द होना चाहिए और पूरे आयरलैंड को यूनिफाई कर दिया जाए, और ऊपर वाला जो हिस्सा यूके के अंदर आता है ये भी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अंदर शामिल हो जाए। तो ये मांग करते हुए नॉर्दर्न आयरलैंड में इंसर्जेंसी चली थी 1998 तक। तो 1998 में गुड फ्राइडे के डे के मौके पर एग्रीमेंट साइन हो गया था और उसके बाद इंसर्जेंसी नहीं है इस नॉर्दर्न आयरलैंड में हिस्से में। तो राइटर कहते हैं कश्मीर से आप इसे कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कश्मीर का बॉर्डर लगता है दो हॉस्टाइल नेबर्स के साथ। एक तो पाकिस्तान है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है टेररिज्म को। इस वजह से डेवलपमेंट नहीं आ पाती, इस वजह से एलियनेशन रहता है। ये वन ऑफ द मेन रीजन है जिसकी वजह से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो जैसे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियाज अपीयर हो रहे हैं, कश्मीर भी उससे अछूता नहीं है। 90s में जब कुछ युवा लोग आतंकवादी बने थे, तो एक रीज़न ये था कि अफगानिस्तान से टेररिस्ट आ गए थे कश्मीर में। बट अभी ये रियलिटी है कि कुछ जो युवा लोग हैं वो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियाज़ के इन्फ्लुएंस में आके बंदूकें उठा रहे हैं। अगर देखो हम चाहते हैं कि रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियाज़ कश्मीर में ज़्यादा ना पनपे, तो हमें आइडियाज़ को ख़त्म करना होगा। आइडियाज़ से जो युवा लोग हथियार उठा रहे हैं उनको आप ख़त्म करते जाओगे और लोग टेररिस्ट बनते जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको आइडिया को ख़त्म करना होगा। तो अब 1 साल हो चुका है स्पेशल स्टेटस को रिवोक हुए। आप पॉपुलिज्म को छोड़िए, क्योंकि पॉपुलिज्म की अपनी एक लिमिट्स हैं। आप ये सोचिए कि 1 साल में हमने कश्मीर में क्या प्राप्त किया है और फ्यूचर में सिचुएशन कैसे होने वाली है। अगर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आप करोगे तो उसके हिसाब से आप पॉलिसीज बना सकते हो। अदरवाइज तो पॉपुलिज्म के आधार पर आप अपनी पॉलिसीज बनाओगे तो कश्मीर की सिचुएशन का समाधान इससे नहीं निकलने वाला है, और कश्मीर की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और भी ज़्यादा एलियनेशन कश्मीर में आ सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कश्मीर से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है डेमोक्रेसी से संबंधित। इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स हैं वो देखो, अगर डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे लिखना आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। शुरुआत में आर्टिकल में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बारे में बात की जाती है। जब भी देखो आपको कोई बोले कि किसी XYZ देश में डेमोक्रेसी है, तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में शायद यही आता होगा कि उस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होते होंगे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, और एक बार जो भी सरकार बनती है उसका टाइम निश्चित होगा। इलेक्शंस में सभी लोग एक निश्चित एज वाले वो पार्टिसिपेट कर सकते होंगे, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविज़न होगा, जैसे इंडिया में है कि जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी में ये होता है कि जिस भी पार्टी की इलेक्शंस में ज़्यादा वोट्स आते हैं उसकी सरकार बन जाती है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी जब आपको कोई बोलता होगा कि इस देश में डेमोक्रेसी है। बट देखो, डेमोक्रेसी का जो मॉडल है काफ़ी ज़्यादा डिस्टोर्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, कमियां हैं डेमोक्रेसी की इस डेफिनेशन में। फॉर एग्जांपल, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की जो हम बात करते हैं ये मेजॉरिटी ऑफ सीट्स में तब्दील हो चुका है। 2014 में जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो बीजेपी को वोट हासिल हुए थे सिर्फ 31%, फिर भी बीजेपी ने सरकार बनाई। इवन राजीव गांधी गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद सहानुभूति लहर उमड़ के आई थी, राजीव गांधी के पक्ष में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब भी 48% वोट्स हासिल हुए थे कांग्रेस को और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। इवन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हासिल नहीं हुए, 25 लाख कम पॉपुलर वोट्स हासिल हुए, फिर भी वो प्रेसिडेंट बने। मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जिसको हासिल होंगे वो पार्टी सरकार बनाएगी, ये गलत है। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स अब तब्दील हो चुका है मेजॉरिटी ऑफ सीट्स में। वैसे देखो, डेमोक्रेसी का जो आइडिया है अभी भी यूनिवर्सल नहीं है। इवन 21वीं शताब्दी में आपको पता है
सभी देशों में तो डेमोक्रेसी नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूएई समेत बहुत सारे देश हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें, इवन एडवांस्ड नेशंस में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिस्टम को आए अभी 100 साल पूरे नहीं हुए हैं। यूएसए में ऑलमोस्ट 100 साल पहले वाइट वुमेन को तो वोट देने का अधिकार मिल गया था, लेकिन उसके काफ़ी दशकों बाद ब्लैक सिस्टर्स को वोट देने का अधिकार मिला। स्विट्ज़रलैंड की आप बात कीजिए, स्विट्ज़रलैंड में तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार 50 साल पहले मिला, जबकि इंडिया में महिलाओं को, इवन सभी लोगों को जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, उनको वोट देने का अधिकार 75 ईयर्स पहले मिल गया था, जब देश आज़ाद हुआ था। देखो, जब भी किसी देश में डेमोक्रेसी आती है तो डेमोक्रेसी अकेली नहीं आती, डेमोक्रेसी के साथ साथ राइट्स भी आते हैं जनता को, इंडिविजुअल्स को, जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी, इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, फ्रीडम ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब देखो कैपिटलिज्म को सिग्निफाई करते हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो अब बहुत सारे देशों में आ चुकी है। इवन कहने को रशिया में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन रशिया में आपको पता है पुतिन ने पूरी पावर वहाँ पे हथियार रखी है और डेमोक्रेसी सिर्फ नाम नाम की है। इलेक्शन सिर्फ नाम नाम का होता है, दिखाने के लिए। यही ट्रेंड आज के समय में वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है, बट एक्चुअल सिचुएशन कुछ और ही है। देखो हिटलर ने क्या किया था, जिस संविधान की सहायता से हिटलर चुना गया था प्रेसिडेंट, वो संविधान हिटलर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन आज के समय में बहुत सारे कैरिस्मेटिक लीडर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पुतिन, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को इस्तेमाल करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं पावर पर कब्जा करने के लिए, जबकि डेमोक्रेसी का जो नेचर है वो खत्म हो जाता है। उनके द्वारा ऐसा क्या किया जाता है, देखो ऐसे ऐसे लीडर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन को, मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। लोग आवाज़ ना उठा सकें, उसके ऊपर नेशनलिज्म की, पैट्रियोटिज्म की चादर डाल दी जाती है कि कोई डिसेंट वॉइस रेज हो ही ना। फिर भी कोई ऑपोजिशन का लीडर आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। मामला चलता रहता है कोर्ट्स में कई सालों तक, और कई सालों के बाद जब मुकदमा आता है और रिजल्ट जो आता है तो वो पर्सन रिहा होता है, लेकिन तब तक मैसेज चला गया होता है जनता को कि कोई और आवाज़ उठाएगा तो उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ कैरिस्मेटिक लीडर्स अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर देते हैं सत्ता पर, और डेमोक्रेसी सिर्फ नाम नाम की रहती है। डेमोक्रेसी का जो नेचर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आज हमें इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता है, क्या हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है। देखो जहां भी पॉलिटिकल कलर आता है, पॉलिटिक्स आती है आर्टिकल में, उसे आप अवॉइड कीजिए। एक सिटीजन होने के नाते आपके कुछ भी व्यूज़ हो सकते हैं, बट आंसर्स में आप किसी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स से संबंधित बात नहीं लिखोगे, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्जामिनर के व्यूज़ कैसे हैं। हो सकता है कि आपके विचारों से एग्जामिनर चिढ़ जाए और आपको कम मार्क्स अवॉर्ड करें। देखो हम तो ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो एग्जामिनर होगा वो रैशनल होगा, वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपका पेपर चेक करेगा, बट रिस्क नहीं ले सकते। हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो परफेक्ट नहीं होता, तो आप पूरी तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन में पॉलिटिक्स से दूर रहोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एथिक्स से संबंधित है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन देखो रिलेटिवली आसान था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। एथिक्स जब हम स्टडी करेंगे सोसाइटी के बाद तो उस समय हम डिटेल से कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। डिस्टिंग्विश जब भी देखो आ जाए क्वेश्चन में, जिन भी चीज़ों के बीच में डिस्टिंग्विश कहा गया है, जैसे यहाँ पर है कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ना सिर्फ आपको डिफरेंस बताना है बल्कि आपको अगर कोई सिमिलरिटी है तो उसके बारे में भी बताना है। क्वेश्चन में बोला भी गया है विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट कैसे करोगे क्वेश्चन, आप ये बताइए। देखो सबसे पहले आप डेफिनेशन दोगे कोड ऑफ एथिक्स की और कोड ऑफ कंडक्ट की। डेफिनेशन देने के बाद
मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, कोड ऑफ एथिक्स का क्या कंसेप्ट है और कोड ऑफ कंडक्ट का क्या कंसेप्ट है। देखो, कोड ऑफ एथिक्स ब्रॉडर प्रिंसिपल्स हैं। जैसे सिविल सर्वेंट्स को बताया जाता है कि आप इंटीग्रिटी फॉलो कीजिए सर्विस में, आप सेल्फलेसनेस को फॉलो कीजिए, आप पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी बरतिए, आप ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो कीजिए। ये सब ब्रॉडर प्रिंसिपल्स हैं, स्पेसिफिक कुछ नहीं है। जैसे नोलन कमेटी है, नोलन कमेटी की 7 वैल्यूज हैं जो आपकी अभी फिलहाल स्क्रीन पर हैं। ओपननेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, सेल्फनेस। इन 7 वैल्यूज को हमेशा याद रखिएगा। सिविल सर्वेंट्स की 7 वैल्यूज ये नोलन कमेटी के द्वारा दी गई थी। नोलन कमेटी ये यूके की थी, हमारी नहीं थी। पढ़ेंगे इसको भी हम जब एथिक्स आएगा। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दे दिया नोलन कमेटी का। आपने बताया कि ब्रॉडर प्रिंसिपल्स होते हैं कोड ऑफ एथिक्स, स्पेसिफिक कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे आप गिफ्ट नहीं लोगे किसी से इतने रुपए से ऊपर का, अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी हैं? आईएएस है, आईपीएस हैं और इंडियन फॉरेन सर्विस है। बाकी जो सर्विसेज हैं आईआरएस वगैरह, वो सेंट्रल सर्विसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ 3 हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो इनके लिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, कोई भी सिविल सर्वेंट ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो कि अनबिकमिंग ऑफ सिविल सर्वेंट हो। साफ साफ लिखा हुआ है अनबिकमिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। अब ये अनबिकमिंग ऑफ सिविल सर्वेंट क्या होता है, इस पर देखो डिबेट हो सकती है। जैसे आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ के एक आईएएस ऑफिसर ने, जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, तो आईएएस ऑफिसर ने सन ग्लासेस लगा के रखे थे। काफ़ी कंट्रोवर्सी बाद में जनरेट हो गई थी कि आईएएस ऑफिसर को सन ग्लासेस उतार देने चाहिए थे प्रधानमंत्री मोदी से मिलते वक्त। तो उस समय नोटिस भी भेजा गया था कि आपका जो ये एक्ट है वो अनबिकमिंग ऑफ सिविल सर्वेंट है। समझ गए? तो ये थोड़ा एम्बिगुअस है, लेकिन आप लिख सकते हो कि कोड ऑफ कंडक्ट में स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स है जो एक सिविल सर्वेंट को करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया सर्विस रूल्स। यहां पे देखो आप ये भी लिखोगे, एआरसी रिपोर्ट ने रिकमेंडेशंस दी हैं। एआरसी रिपोर्ट, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नमेंट ना सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स को डिफाइन करे, क्योंकि अभी सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स है ही नहीं। नोलन कमेटी की बात की, नोलन कमेटी हमारी नहीं है, यूके की है। दूसरा, सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन में यह भी बोला गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस है। यहां पर भी क्लैरिटी आनी चाहिए, स्पेसिफिकली सिविल सर्वेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आनी चाहिए। खैर, ये तो आप लास्ट में लिखोगे। शुरुआत में आप डेफिनेशंस दे के पहले डिफरेंस के बारे में बताओगे। आप बताओगे ये ब्रॉडर प्रिंसिपल्स हैं एग्जाम्पल के साथ, और वो स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स हैं। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे साफ एजल ने एक ट्वीट किया था कश्मीर के इशू पर, तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में बोला गया है कि आप गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। तो साफ एजल ने गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर दिया था। तो डिफरेंस बता के आप सिमिलरिटी के बारे में बताओगे कि बेशक कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग हैं, लेकिन पर्पस दोनों का सेम है। ये इंश्योर करना कि सिविल सर्वेंट्स मोरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करें। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस प्रकार की आप बात जरूर लिखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन का एक एस्पेक्ट आपका छूट जाएगा। उसके बाद आप बता सकते हो एआरसी की रिकमेंडेशंस के बारे में कि कोड ऑफ एथिक्स को डिफाइन करना जरूरी है और कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो एम्बिग्यूटी है उसे दूर करना जरूरी है। एथिक्स में देखो याद रखिएगा कम लिखना होता है। एथिक्स में आपको आंसर देना होता है क्वेश्चन का 150 वर्ड्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।